नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त पीडीपी के इस वरिष्ठ नेता के घर में घुसी जांच एजेंसियां और अंदर से जो निकला है उसे देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। महबूबा मुफ्ती लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करती हैं। पीडीपी इन्हीं की पार्टी है और पीडीपी के ही एक वरिष्ठ नेता के घर में जब जांच एजेंसियां घुसती हैं तो जो मिलता है उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों कमेंट में महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। हाल ही में आपको बता दूं कि डीडीसी इलेक्शंस हुए। डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कश्मीर में उभरी। जम्मू रीजन में खासा प्रभाव रहा, लेकिन श्रीनगर में भी 3 या 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसकी उम्मीद बिल्कुल किसी को नहीं की जा रही थी। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम 5 से 7 सीटें कश्मीर रीजन में भी जीतेंगे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। डीडीसी इलेक्शन के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया, उस बारे में बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय ने दरअसल जम्मू कश्मीर के हवाला आतंकी फंडिंग मामले में श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की पूर्व विधायक अंजुम फाजली के घर छापेमारी की कार्रवाई की। श्रीनगर और दिल्ली स्थानों पर छापेमारी की गई। श्रीनगर और दिल्ली के जो इनके स्थान थे वहां पर छापेमारी का एक्शन, और तलाशी के दौरान ईडी ने कुल 28,700,000 रुपए जब्त किए हैं। यानी ये इनके घर से मिला 28,700,000 रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी द्वारा पूर्व विधायक अंजुम फाजली के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर यह छापेमारी का एक्शन लिया गया और फिलहाल मामले में अभी तफ्तीश जारी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ईडी अधिकारियों ने फाजली के कुरूस राजबाग के घर पर छापा मारा। इससे पहले इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था ताकि कोई हंगामा ना खड़ा किया जाए, पत्थरबाज ना बुला लिए जाएं। छापे के बाद ईडी अधिकारी अपने साथ कुछ दस्तावेज भी ले गए थे और अब यह पता नहीं चल सका है कि फाजली के घर पर छापा क्यों मारा गया। आतंकियों को फंडिंग के मामले में आपको बता दूं कि ईडी और एनआईए इससे पहले कई संगठनों, अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं के आवास पर रेड मार चुकी है और अब फाजली के घर पर यह रेड मारी गई। यानी ये उस पार्टी के विधायक के घर पर रेड मार की एक्शन लिया गया है। उस पार्टी के विधायक के घर से 28 लाख रुपए मिले हैं, जो इस पार्टी की नेत्री कहती हैं कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालांकि गुपकार की डीडीसी इलेक्शन में गुपकार का क्या हाल हुआ ये पूरे देश ने देखा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 74 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि गुपकार ने बहुमत जरूर हासिल कर लिया, लेकिन 7 पार्टियां, आप सोचिए कि 7 पार्टियां मिलकर लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर भी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। आपको बता दूं कि ईडी लगातार आतंकी फंडिंग मामले में रेड मार रही है और इसकी वजह यह है कि ये लोग खाते इस देश का हैं, रहते इस देश में हैं, लेकिन फंडिंग कहीं और से आती है। ठप्पा पासपोर्ट पर इसी देश का चाहिए। इनकी पहचान ही ये है कि ये भारत के नागरिक हैं। ये भारत के एक स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, लेकिन इन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं है। इनके लिए आज ये जो कहते हैं कि कश्मीर की अवाम भारत के साथ नहीं रहना चाहती, धारा 370 खत्म होने के बाद चीन के शासन में जाना चाहती है, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान था। चीन की मदद से धारा 370 फिर बहाल कराई जाएगी। तो ये इस तरीके के बयान देते हैं, जबकि कश्मीर की अवाम, आपको बता दूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर लगातार विकास की तरह राह पर आगे बढ़ रहा है। पहली बार कश्मीर में त्रिस्तरीय इलेक्शंस हुए, पंचायत इलेक्शन हुए। डीडीसी इलेक्शन इससे पहले नहीं होते थे। आप पहली बार लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने की जो है इजाजत मिली। आपका अपना लोकल प्रतिनिधि, जिससे आप कोई भी बात कह सकते हैं, वो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेगा, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। और इन चुनावों में भी जब इनको हार का सामना करना पड़ता है, बहुमत जरूर आ गया हो, लेकिन आप 7 पार्टियां मिलकर बहुमत ले आती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आपकी कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं पछाड़ पाई सिंगल में। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पर रही, पीडीपी तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का और बुरा हाल रहा, चौथे नंबर पर खिसक गई। हां, निर्दलीय जरूर जीते हैं, निर्दलियों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले वो भी नहीं। आपको बता दूं कि पहले ईडी रेड मार चुकी है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, सोफी, खुर्रम परवेज, अन्य नेता शामिल हैं। जांच में पाया गया था कि कई एक्टिविस्टों ने आतंकियों को शरण भी दी थी। इससे पहले ईडी की टीम ने 8 राज्यों में, आपको याद दिला दूं कि कुल 26 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और ईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश के पीएफआई अध्यक्ष, पीएफआई, जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नसीम अहमद के इंदिरा नगर के लखनऊ के आवास पर छापेमारी की थी, तब भी कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे। हालांकि छापेमारी के दौरान नसीम अहमद अपने घर पर मौजूद नहीं था और नसीम अहमद पर आपको बता दूं कि सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन की आड़ में साजिशें रचने का आरोप लग रहा है और फिलहाल ईडी की टीम नसीम अहमद की तलाश में जुटी है। लखनऊ के अलावा ईडी की टीम ने बाराबंकी में भी छापेमारी का एक्शन लिया था। ईडी ने बाराबंकी में पीएफआई के सदस्य मुदस्सिर के आवास पर छापा मारा था। मुदस्सिर पर आरोप है कि उसने भी सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रुपए लेकर माहौल गड़बड़ करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में शाहीन बाग बना दिया गया था, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जलाने का काम किया गया था। दिल्ली में तो तकरीबन 53 लोग, इस सारी ड्रामे के बाद जो दंगा भड़का था उसमें 53 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। तो ये लगातार पीएफआई का संबंध आतंकी फंडिंग मामले में लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और उसमें अब एक पीडीपी की एक पूर्व नेता, पूर्व विधायक अंजुम फाजली के घर पर छापेमारी की जाती है और जिसमें 28 लाख रुपए निकलते हैं। इस छापेमारी घर में कोई 28 लाख रुपए रखता है? हालांकि इस मामले पर अभी उनका बयान, अंजुम फाजली का बयान आना बाकी है, लेकिन क्या आता है वो बात की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दूं कि मुदस्सिर की अगर बात करूं, जो मुदस्सिर जो ईडी ने बाराबंकी से पकड़ा था, पीएफआई का सदस्य था, मुदस्सिर पर कुल 80,000 रुपए लेकर, सिर्फ 80,000 लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप था। उत्तर प्रदेश के अलावा केरल के 6, तमिलनाडु के 5, कर्नाटक के 3, दिल्ली के 2, बिहार के 2, महाराष्ट्र के और राजस्थान के एक ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ईडी ने पीएफआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर करमना अशरफ मौलवी के तिरुवनंतपुरम के पुथुरा आवास पर भी छापेमारी की थी और ईडी ने साल 2018 के दौरान पीएफआई के कई सदस्यों पर धन शोधन निरोधक अधिनियम यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके अलावा कोझिकोडे, मल्लापुरम और एर्नाकुलम के पीएफआई नेताओं के आवास पर भी छापेमारी का एक्शन लिया गया था। पीएफआई के बारे में आपको बता दूं कि 2006 में यह संगठन बना था। केरल का कट्टर इस्लामिक संगठन है, देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लगातार इस पर आरोप लगते रहे हैं और अब यह भी खबर मैं कल आप तक लेकर आया था कि अब इसने देश के तमाम मदरसों और मस्जिदों तक अपनी पहुंच बढ़ाना शुरू कर दी है। पीएफआई जैसे संगठन ने देश की मस्जिदों और मदरसों में घुसना चाहता है और इसको लेकर बाकायदा जांच एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लगातार यह मांग की जा रही है कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया जाए, क्योंकि यह संगठन देश विरोधी साजिशें रच रहा है, देश को तोड़ने की साजिशें रच रहा है। आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में दंगे, उसके बाद हाथरस का ड्रामा, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था और अब ये जो कथित किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं नाम पीएफआई का सामने आ सकता है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इस बीच पीडीपी की जो पूर्व विधायक हैं उनके घर पर छापेमारी का एक्शन और 28 लाख रुपए अंदर से मिले हैं। इसके साथ ही कई दस्तावेजों को भी बरामद किया है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस मामले में और रिपोर्ट आएगी तो आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।